मित्रों नमस्कार। ये है जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, ये प्रैक्टिस सेट इतिहास का है और इसको हम मिलकर सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। और एक विनम्र निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल जॉब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली समस्त वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हल करते हैं बिना विलम्ब किए हुए। पहला है हमारा प्रश्न, कांग्रेस ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था? तो मित्रों, ये प्रश्न रहा है आपके स्क्रीन पर कि कांग्रेस ने मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव है कहाँ पर अपनाया था। गुवाहाटी सेशन यानी अधिवेशन 1926 में, मद्रास सेशन 1927 में, या लाहौर अधिवेशन 1929 में, या कराची अधिवेशन जो है 1931 में। तो दोस्तों, आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, आइए इसको थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो मित्रों 46वां अधिवेशन था कराची का, जो 1931 में संपन्न होता है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं मित्रों वल्लभ भाई पटेल जी बनाए जाते हैं। तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को भी पारित किया जाता है मित्रों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न मित्रों ये रहा, ये है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफ़ी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफ़ी समय लगता है और जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए हैं। तो ये कथन किसका है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड मैकाले का, चार्ल्स वुड का, लॉर्ड स्टैनले का है, या विलियम हंटर का है। तो मित्रों, आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वुड ने ऐसा वक्तव्य व्यक्त किया था। मैकाले जो था दोस्तों आंग्ल दल का समर्थक था, यानी पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। उसने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इसी ने कहा था मित्रों कि भारत का जो समस्त पुस्तक है, भंडार है या पुस्तकालय है या समस्त जो साहित्य है, वो हमारे एक यानी अलमारी के, यूरोप के एक अलमारी के तख्ते के एक पूरे बराबर है। तो इस प्रकार से इसको ये नहीं किया जाता कि भारत में जो महान साहित्य रचा गया है उसकी महत्ता के संबंध में नहीं पता, इसलिए ये ओछेपन की बात करता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न हो जाता है और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखना है मित्रों किसमें से, ये ऑप्शन दिए गए हैं और पुस्तक है और पुस्तक यानी रचनाकर्ता का नाम है, कौन सा ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं मित्रों, आर.सी. दत्त की पुस्तक जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सही है गलत ये आपको देखना है। तो ये हमारे हिसाब से सही है। बी नंबर है दादा भाई नौरोजी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी बिल्कुल सही मिलान हुआ है। और द डब्ल्यू डिग्बी की जो रचना है ये प्रोसेस ब्रिटिश इंडिया, इसको देख लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही मिला हुआ है। और जो देख लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको देखते हैं। तो ये पुस्तक जो है बी एनसेटे की नहीं है, बल्कि ये ब्रेन डेव की रचना है। ये रचना जो है मित्रों ब्रेन ड्रेव की है, ब्रेन ड्रेव, ये मित्रों ब्रेन ड्रेव इनकी रचना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है मित्रों डी नंबर सही होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये रहा प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई है? देखना है दोस्तों कि कौन सी पुस्तक है जो
पंडित विजय लक्ष्मी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, दूसरा है द इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, और थर्ड है वॉइस ऑफ द सिटी, और चौथा है प्रेजेंट डेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सी नंबर हो जाएगा, यानी सी नंबर जो वॉइस ऑफ द सिटी है ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है मित्रों, वॉइस ऑफ सिटी का जो लेखक है वो ओ हेनरी है, यानी इसके जो रचयिता हैं वो ओ हेनरी ये हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न हल करते हैं। विचार करना है अभी इस पर और कूट के माध्यम से फिर अपना उत्तर देना है दोस्तों। गुरुद्वारा सुधार अधिनियम पहले आया था, ये लाला लाजपत राय की पहले मृत्यु हुई थी, ये देखना है। या विधान परिषद में स्वराज दल का प्रवेश कब होता है, रॉयलेट एक्ट कब होता है, तो ये क्रम से एक देखना है मित्रों। तो रॉयलेट एक्ट जानते हैं कि ये जो रॉयलेट एक्ट है दोस्तों 1919 में घटित होता है ये घटना। दूसरा है जो गुरुद्वारा अधिनियम मित्रों, तो गुरुद्वारा अधिनियम को देख लेते हैं तो कब हुआ था, तो ये हुआ था मित्रों 1925 में संपन्न हुआ था, गुरुद्वारा सुधार अधिनियम हुआ था। और देखते हैं क्या है, तो विधान परिषद में स्वराज दल का प्रवेश है। तो स्वराज दल का जो प्रवेश है दोस्तों वो जानते हैं आप लोग कि 1930 में विधान परिषद में स्वराज दल का प्रवेश होता है, तो ये हमारा 1923 हो जाएगा। और क्या बचता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु, तो इनकी जो मृत्यु होती है मित्रों वो 1928 में होती है। तो अभी हम इस हिसाब से देखते हैं तो डी सी ए किस में है देख लेते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे डी में ये मिलान करता है। तो इस प्रकार से जो उत्तर हो जाएगा ये डी नंबर मित्रों हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न हमारा। त्रिपुरी जहाँ सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो किस राज्य में पड़ता है। त्रिपुरी जो अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता है जो दोस्तों जानते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। जो ये अधिवेशन हुआ था वो किस राज्य में हुआ है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जरूर बोस जी ने की थी, लेकिन बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था गांधी जी के विरोध के मतभेद के कारण, और अब बचे समय के लिए जो अध्यक्षता का पद सुशोभित किया या संभाला जो पद वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे मित्रों प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दी थी। यानी कौन सा नेता था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को बंद कर दिया था, छोड़ दिया था। तो ये देखना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो दोस्तों मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। आगे मित्रों बढ़ते हैं। हालांकि देखिए मोतीलाल नेहरू अकेले व्यक्तित्व नहीं थे दोस्तों, इनके साथ और लोग थे जिन्होंने वकालत छोड़ दी थी। तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे, पंडित नेहरू थे, पटेल जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, CR गोपालाचारी भी थे। इन्होंने भी अपनी वकालत को त्याग दिया था। आगे मित्रों प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति प्रसिद्ध, ये तो प्रश्न दोस्तों हो गया है। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था। तो आप लोग इसका टिक कर लिए होंगे दोस्तों, ये आसान सा प्रश्न है। जिस समय महेंद्र प्रताप ये राष्ट्रपति बनते हैं और बरकतुल्लाह जो ये प्रधानमंत्री का पद वहाँ पर संभालते हैं मित्रों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, देखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बन पाया। तो वो हमारे उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक जी थे। भारतीय नेताओं में देखिए जो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जो उग्रवादी थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुअर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, हरदयाल जी,
एम.एन. राय या मैडम कामाजी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मैडम कामाजी जो थी वो पारसी परिवार से बिलोंग करती थी और ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। ये 1902 में मित्रों भारत छोड़कर यूरोप एवं अमेरिका के विभिन्न देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है क्रांतिकारी प्रचार करने लगी थी और वो पेरिस में रहती थी। सन 1907 में जो स्टुटगार्ट का सम्मेलन होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का, उसमें ये भाग लेती हैं और वहीं इन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया, इसलिए इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय क्रांति की माँ के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे दोस्तों प्रश्न है हमारा ये रहा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया जाता है। यानी राष्ट्रीय वंदे मातरम जो गीत है हमारा वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में किस कांग्रेस में विरोध किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वो है कोकनद कांग्रेस में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1923 के मित्रों इसका अधिवेशन जो है दिसंबर 1923 में हुआ था कि काकीनाडा या कोकनद कांग्रेस अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का मित्रों विरोध किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों किसने की थी, मौलाना मोहम्मद अली ने की थी और इसका विरोध भी इन्होंने ही किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मित्रों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है प्रश्न दोस्तों ये रहा, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था असहयोग आंदोलन में, सविनय आंदोलन में के पहले चरण में या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में या दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो आप लोग सब जानते होंगे जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों गुप्त रेडियो का प्रयोग किया गया था, जिसको संचालन करने की जिम्मेदारी जो थी उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया संभालते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह विचार किसका है। कि किसने कहा कि जो ये कांग्रेस का जन्म है ये सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है और ये विचार कहने वाले कौन हैं। तो ह्यूम जी थे या वेडरबर्न थे या सी नंबर है W.C. बनर्जी या डी नंबर है लॉर्ड डफरिन। तो इस प्रश्न का दोस्तों आप उत्तर करिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बताइए आप लोग। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, वेडरबर्न। वेडरबर्न ने कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है ऐसा वक्तव्य उन्होंने कहा था। उन्होंने लिखा है कि भारत में जो असंतोष बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभयदीप की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर अभयदीप जो है और कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये वाक्य जो है दोस्तों वेडरबर्न से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए, देखेंगे हम कि इस प्रश्न का कौन उत्तर सही देता है। तो जवाहरलाल नेहरू हैं, ब्रजलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू हैं या रामेश्वरी नेहरू हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आपने कर लिया होगा। इस प्रश्न को नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले व्यक्तित्व का नाम है मोतीलाल नेहरू। इन्होंने दोस्तों 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में या इनकी अध्यक्षता में ही 9 सदस्यीय कमेटी का दोस्तों गठन किया गया था और 28 अगस्त 1928 को फिर इनके माध्यम से ही नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों प्रस्तुत की गई थी। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए मित्रों, इसमें नेहरू रिपोर्ट की जो प्रेरणा है USA के बिल ऑफ राइट से ली गई है। मित्रों इसका जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। ये प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकरण में अरविंद घोष पर जो है मुकदमा चलाया गया था। अलीपुर बम केस में दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र मामले में या कानपुर षड्यंत्र मामले में या काकोरी मामले में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है टैक्टिक आपने कर लिया होगा मित्रों।
तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। यही देखिए दोस्तों, एक पॉइंट और नोट करें, इसी मामले में नरेंद्र गोसाई जो व्यक्ति था वो सरकारी गवाह बन गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्तित्व था जो अरविंद घोष के विरुद्ध या अलीपुर बम मामले में जो है सरकारी गवाह बन गया था, तो वो उसका नाम है नरेंद्र गोसाई। तो या नोट कर लीजिए मित्रों इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका था? तो देखिए दोस्तों, जो तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना है जो बेसेंट द्वारा जो है 1916 में की जाती है। और देखते हैं कि होम रूल आंदोलन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। फलस्वरूप जो है दोस्तों, भारत सचिव को ब्रिटिश संसद में वक्तव्य देकर भारत को उत्तरदायी शासन प्रदत्त करने की बात कहनी पड़ी। इसी कारण बेसेंट जी ने अगस्त 1917 में मित्रों जो है अपना होम रूल आंदोलन समाप्त कर दिया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1917 में बेसेंट ने होम रूल आंदोलन समाप्त कर दिया। आगे प्रश्न देखते हैं मित्रों, ये रहा अगला प्रश्न हमारा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? तो देखिए मित्रों, ध्यान से आप सुनिए। तो हमने कांग्रेस स्थापना, वक्तव्य, किसने क्या कहा, इन सब बातों का हमने एक अलग से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है। उसको आप लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन दोस्तों हुए हैं उन सब के जो पॉइंट हैं, जो प्रस्ताव पारित हुए, किस अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव मित्रों पारित हुआ, ये समस्त नोट्स हमने अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन नामक एक यूट्यूब वीडियो में जो है समाहित कर दिया। तो आप लोग वहाँ पर जा कर के क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल के में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहाँ पर जाकर आप जो है इसको बेहतर देख सकते हैं सभी सम्मेलनों को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों पूना में होना था। यानी कि जो पहला अधिवेशन है वो दोस्तों पूना में होना था, लेकिन वहाँ पर पूना पर प्लेग नामक एक बीमारी जो है फैल जाती है। इस वजह से जो दोस्तों पूना में सम्मेलन ना हो करके यह बम्बई में कराया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा। चलते हैं मित्रों आगे प्रश्न देखते हैं, आगे हल करते हैं और अपने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत तेज़ी से चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर आपकी। प्रश्न है हमारा जो कि संबंधित है भारतीय प्रागैतिहासिक से, यानी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित प्रश्न है ये दोस्तों, या कहें कि पाषाण काल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है हमारा प्रधान संस्कृति टीलों में, अब देखना ही 4 ऑप्शन, प्रधान संस्कृति टीलों में क्या। तो आगे देखते हैं। नंबर ए, कई महत्वपूर्ण पुरातत्वीय संस्कृतियाँ उत्तरोत्तर पाई जाती हैं। बी नंबर है मित्रों, कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। देखना है दोस्तों कौन सा सही होगा, केवल एक महत्वपूर्ण संस्कृति पाई जाती है। और डी नंबर है दोस्तों, एक प्रमुख धार्मिक स्मारक का होना अनिवार्य है, किसके लिए, प्रधान संस्कृति के टीलों में। तो इस प्रश्न का तो दोस्तों जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। ये देखिए दोस्तों इसके संबंध में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो टीलों के नीचे पुरानी बस्तियों और संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं मित्रों। ये संस्कृतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं, एकल संस्कृति हो सकती है, मुख्य संस्कृति हो सकती है या बहुसंस्कृति हो सकती है। तो एकल संस्कृति दोस्तों टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। कुछ टीलों में है जो दोस्तों केवल चित्रित धूसर मृदभांड अर्थात पेंटर ग्रेवेयर संस्कृति का परिचायक है। तो ये रहा थोड़ा सा इसका जानकारी और रही अतिरिक्त। आगे बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं। दोस्तों इसको कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो इसको हम और थोड़ा सा
ये कर देते हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं? तो दोस्तों गुफराल, गुफकराल या सरुतरु या चिरांद या दाओजली हेडिंग में पाए गए हैं। तो इस प्रश्न को देखना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आप लोग लगा लिए होंगे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए गुफकराल से पाए गए हैं और सी चिरांद से पाए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही उत्तर ए सी, यानी गुफकराल और चिरांद से पाए गए हैं। गुफकराल के दोस्तों संबंध में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कहाँ प्रांत है। तो ये कश्मीर प्रांत में पड़ता है। इसकी खुदाई जो है दोस्तों 1981 में AK शर्मा द्वारा की गई थी, जहाँ से भेड़ बकरी और जानवरों की हड्डियाँ के बने जो हैं उपकरण मित्रों प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इनमें हड्डी की बनी सुई मिली थी, ट्रैप पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी दोस्तों मिली थी, बसुली मिली थी, खुरपी मिली थी, छेनी और कुदाल आदि उपकरण मिले थे। और चिरांद की बात दोस्तों करते हैं तो ये जो है मध्य गंगा घाटी का स्थल है दोस्तों नवपाषाण काल का, जिसमें चिरांद जो है बिहार के छपरा ज़िले में पड़ता है। यहाँ के उपकरणों के दोस्तों बात कर लेते हैं। तो पालिशदार जो पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी और सींग के बने छेनी, बर्मा, बाण, कुदाल और सुई चूड़ी आदि यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगर दोस्तों दार्जिलिंग की बात कर लेते हैं, यह असम में पड़ता है। और सरुतरु की बात करते हैं तो दोस्तों ये गुवाहाटी में पड़ता है, जो 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो इस प्रकार से मित्रों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न अपना ये रहा स्क्रीन पर। इस प्रश्न को भी उत्तर देना है आपको। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला नंबर कथन है और दूसरा भी कथन है। इनको देखना है क्या सही है। तो पहला पढ़ लेते हैं। फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र, यानी फावड़ा हंसिया ये छोटे शस्त्र एवं घोड़ों के लौह उपकरण जो हैं दोस्तों महापाषाण युग की, ये कौन महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। ये सही है गलत परीक्षण कीजिए दोस्तों आप। दूसरा कथन है, मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल है। तो दूसरा भी पढ़ लिया आपने, इसका भी परीक्षण करना है। तो देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो मित्रों आप ध्यान से देखिए तो देखेंगे कि फावड़ा और हंसिया जो है छोटे शस्त्र एवं घोड़े के लौह उपकरण दोस्तों महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, कथन सही है। दूसरा जो है मास्की और नागार्जुना कोंडा जो है दोस्तों महापाषाण युग के संबंधित है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है दोनों सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो दोस्तों उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों, इसमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है मित्रों। प्रश्न है, इसमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। सोनगांव है दोस्तों, एरण है या चंदौली है या गणेसर है। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है आपको दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों ये गणेसर जो है राजस्थान के सीकर जिले में पड़ता है, जो कांतली नदी के उद्गम स्थल पर आधारित है। यह सभ्यता जो है दोस्तों यहाँ की जो है 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। तो इस प्रकार से जो उत्तर होगा दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मित्रों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण जो हैं मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण किसके बने थे दोस्तों। कोर के बने थे, फलक के बने थे, ब्लेड से बने थे या ताम्र के बने थे या तामा के बने थे। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों उत्तर है आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। तो मध्य पाषाण काल के जो पाषाण उपकरण थे या पत्थर के जो औजार बनाए गए थे वो दोस्तों फलक संस्कृति के बने थे या फलकदार बने थे।
आगे मित्रों बढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी फलक संस्कृति, फलक औजारों की बात कर लेते हैं और ज़्यादा इसमें जानकारी, तो दोस्तों ये क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट पत्थर के बने हुए थे। इस समय जो दोस्तों उद्योग है वो मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का था। और इस समय के मुख्य औजार जो थे दोस्तों फलक थे, बेधनी थे, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की दोस्तों अधिकता के कारण, यानी कि इस समय के जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे दोस्तों उनमें फलक ज़्यादा होते थे, कई फलकें होती थी। इस वजह से इस काल के औजारों में जो फलक पाए गए उसी के आधार पर इस काल की संस्कृति को फलक संस्कृति भी दोस्तों कहा जाने लगा। तो इस प्रश्न को सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी मित्रों हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक नवपाषाण काल से स्थित स्थल संबंधित है? तो देखना है, 4 ऑप्शन है। पैसरा, बी नंबर बाघोर, सी नंबर सेनुआर और डी नंबर सराय नाहर राय। तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर लगाइए आप टिक, कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यानी कि सेनुआर हो जाएगा। दोस्तों ये सेनुआर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा हमारा स्क्रीन पर, तो देखते हैं भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों को बनना प्रारंभ हुआ था? तो जानते हैं कि भीमबेटका जो एमपी में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर जो पाषाण के उपकरण मिले हैं जो दोस्तों वो मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो मध्य पाषाण युग है दोस्तों जानते होंगे कि 9000 ईसा पूर्व के आसपास जो है माना जाता है दोस्तों। लेकिन इसकी जो जानकारी भारत में होती है दोस्तों इस काल के संबंध में वो 1867 में CL कार्लाइल द्वारा बिंद क्षेत्र में की जाती है और वहीं से ही लघु उपकरण मध्य पाषाण काल के दोस्तों खोजे जाते हैं। एक पॉइंट और नोट करें इसमें मित्रों, मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र एवं शैल चित्र मध्य पाषाण युग के 2 तक हैं। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा स्क्रीन पर, तो अगला प्रश्न है ये, देख लेते हैं इसको। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह मिला है? प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है, देखना है कि क्या उत्तर होगा इसका। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। किस हड़प्पा स्थल से दोस्तों निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह मिला है? देखना है दोस्तों, 12 स्नानगृह का एक समूह मिला है, कौन सा वो स्थल है देखना है। हड़प्पा है या कालीबंगा या लोथल या बनावली। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि लोथल है। दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त जो है दोस्तों लोथल भी सिंधु सभ्यता का जो है एक प्रमुख स्थल है। यहाँ का जो टीला है अहमदाबाद ज़िले में, जो गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में दोस्तों सरगवाला नामक स्थान के समीप पड़ता है दोस्तों। यहाँ की जो खुदाई है सन 1954-55 में की जाती है और यहीं से दोस्तों जो है लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित होने के कारण इसको महत्वपूर्ण स्थान मिलता है और नालियों तथा नरमोखों को अत्युत्तम प्रबंध देखने को मिलता है। और इसी स्थान से मित्रों 12 स्नानगृह के एक छोटा फर्श जड़ित स्थान मिला हुआ है। आगे मित्रों बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्तावास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? गर्तावास यानी कि गड्ढे घर। तो ये देखना है कहाँ से गर्तावास मिले हैं, राखीगढ़ी से, बनावली से या प्रभास पाटन से या कुणाल से। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो दोस्तों होगा वो कुणाल हो जाएगा। कुणाल जो है दोस्तों ये सरस्वती नदी किनारे पड़ता है हरियाणा में और जगपत जोशी और RS बिष्ट जी जो हैं इसकी खुदाई 1974 में किए थे।
यहाँ से दोस्तों ध्यान रखें, जो है कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, यानी 2 मुकुट किसके, तो चांदी के मिले हुए। कहाँ से, हरियाणा के कुणाल से, जो सरस्वती नदी किनारे है। तो याद रखें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं। कहने का मतलब है तो वो कौन सा स्थान है जहां से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल की और मालवा तथा जोरवे संस्कृतियां दोनों मिली हुई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी नंबर इनाम गांव, सी नंबर दायमाबाद और डी नंबर रंगपुर है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है, आप लोग टिक कर लिए होंगे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी दायमाबाद। इसके देखिए दोस्तों, ये जोरवे संस्कृत का जो ताम्र पाषाणिक संस्कृत थी, यह सबसे बड़ा स्थल है जो महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। ये 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं, जो क्रमशः क्या है, सावाल्दा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड और दायमाबाद मृदभांड तथा मालवा मृदभांड और जोरवेद मृदभांड हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है ये, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा स्थल है जो कि प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर 4 दिए गए हैं विकल्प के रूप में। राखी गढ़ी को देखना है, राखी गढ़ी है कि धौलावीर है या हुलास है या कुणाल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ये हुलास हो जाएगा। हुलास जो है हमारा जो है दोस्तों प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों स्थान राखीगढ़ी, धौलावीरा और कुणाल दोस्तों संबंधित हैं। अगर इसके संबंध में, हुलास के संबंध में दोस्तों बात करें तो ये सहारनपुर जिले में, उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में उत्तर हड़प्पा कालीन एक स्थल है। यहाँ से दोस्तों संदर्भ लिपि जो है युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया है और यहीं से दोस्तों गेहूं की कृषि के स्पष्ट साक्ष्य भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आसान है लेकिन इतना आसान नहीं है कि इसका प्रश्न का जो उत्तर है आंखें बंद कर दिया जा सके। तो देखना है आलमगीरपुर, बी नंबर हड़प्पा, सी नंबर लोथल या डी नंबर जो है दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर दोस्तों डी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज है जो राखाल दास बनर्जी जी ने 1922 में की थी। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये रहा हमारा प्रश्न अगला, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में क्या क्या सम्मिलित है ये देखना है। तो रंगपुर की खुदाई हुई है दोस्तों, इसमें क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है ये देखना है। धान की भूसी मिली है, खिलौने मिले हैं, विशाल स्नानागार मिला है या पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मटके मिले हैं या मिट्टी के बर्तन या मटके मिले हैं, खिलौने या धान की भूसी दोस्तों, या पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने मिले हैं। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पुराने तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, धान की भूसी मिली है और खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये ध्यान रखें कि रंगपुर जो स्थल है यह गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। यह जो है प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय का स्थल माना जाता है। देखिए दोस्तों, प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा दोनों के समय का ये स्थल है, ये ध्यान रखें, इसको नोट कर लें। चलिए आगे मित्रों हल करते हैं प्रश्न। और इस प्रैक्टिस सेट का जो दोस्तों लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, इसको समापन करते हैं। इसको करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है। तो ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों,
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी राखी गढ़ी जो है दोस्तों ये हरियाणा के जींद ज़िले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी खुदाई जो है दोस्तों खोज जो है सूरजभान और रफ़ीक मुगल ने की थी। यह जो दोस्तों भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखी गढ़ी एक अपना स्थान रखता है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट जो है हमारा आज यहीं समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल ज़ाब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें और आने वाली समस्त वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए दोस्तों बेल आइकन पर दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं। मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।